हेलो, वेलकम टू अरविंद एग्ज़ाम रूम। जैसा कि आपको पता है कि IB ACIO एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अब सही समय है कि हम अपनी तैयारी भी शुरू कर दें। आज हम देखेंगे कि 18 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ सेक्शन में क्या क्या आया हुआ था और उनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हम शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर एस 21 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ पाई इज टू बी कंसिडर्ड इज 22/7। मतलब वो एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका डायमीटर दे रखा है 21 और पाई की वैल्यू दे रखी है ये। हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी, ये डायमीटर है 21, तो आर जो इसका हाफ होता है तो 21/2 हो जाएगा। इसको क्यूब करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 3 सत्ते 21 ये कट गया, 2 दूनी 4 ये कट गया, 2 से 11 ये कट गया। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41584 ये आ जाएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। देखो, लेकिन इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत थी नहीं इसमें क्वेश्चन में। जब भी हमें कोई वॉल्यूम या 3D का एरिया निकालना होता है जिसमें पाई का यूज़ होता है, जिस फॉर्मूले में पाई का यूज़ होता है, तो उसका आंसर हमेशा 11 से डिविजिबल हो रहा होगा। जब हम यहाँ से अगर चेक करना शुरू करें तो अगर इसको देखें तो 4 और 5 9 और 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। इसकी बात करें तो 4 और 3 7 और 1 2 5, 3 1 और 2 3, तो 7 - 3 4, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसकी बात करें तो 3 और 6 9 और 3 और 1 4, 9 में से 4 गया 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसकी बात करें तो 4 और 4 8 और 4 और 1 5, 8 में से 4 गया 3, ये भी सिर्फ एक यही डिविजिबल है। तो ये इसका आंसर था। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो मेंसुरेशन के होते हैं जिसमें पाई का यूज होता है, उसमें सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी देखकर चेक करके ऑप्शन से हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 या 3 ऑप्शन में भी वो डिविजिबल हो जाते हैं, तो उस केस में फिर हमें वो सॉल्व ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि संजय एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। संजय और अमित है जो एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अमित अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। अमित अकेला इसको 12 दिन में कर सकता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल संजय डू इट अलोन। तो संजय इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, समय और कार्य का क्वेश्चन आता है, तो उस केस में हमें काम को डिफाइन कर लेना चाहिए। मतलब काम, क्योंकि इसमें काम कुछ दे तो रखा नहीं होता, तो उसमें डिफाइन कर लेना चाहिए। मान लो हमारा काम है बॉल बनाने का, तो कितनी बॉल बनाने का, तो जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लो। जैसे 8 और 12 है, तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा 48। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल काम जो है 48 बॉल्स बनाने का है, ठीक है। तो संजय और अमित की बात करें तो ये दोनों 8 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 48 बॉलें कितने दिन बना लेंगे, 6 दिन में बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं अमित की बात करूं तो ये 12 दिन में काम खत्म करता है। अगर 48 बॉल बनाने का काम है तो एक दिन में 4 बॉलें बना पाएगा सिर्फ, ठीक है। तो संजय एक दिन में कितनी बॉल बनाएगा, अगर संजय और अमित दोनों मिलकर 6 दिन में बॉल बनाते हैं 48 बॉलें, और अमित एक दिन में सिर्फ 4 बॉल ही बनाता है, तो संजय अकेला एक दिन में कितनी बॉल बनाएगा, 2 बॉल ही बनाएगा। और टोटल काम 48 बॉल बनाने का है, तो ऐसे टोटल दिन कितने लगेंगे, 48/2, यानी कि 24 दिन। सिंपल है। तो 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से काम को डिफाइन कर लेना चाहिए बॉल बनाने का। जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालो, उतना टोटल काम हो गया, फिर वो सेपरेटली सारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64। तो एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, एरिया साइड क्यूब होता है, जो इसकी साइड होती है उसका क्यूब होता है। तो अगर 64 क्यूब है तो इसका साइड कितनी हो जाएगी इस क्यूब की, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसका क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। और फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएस से। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। ए मतलब साइड या साइड का स्क्वायर। तो ए कितना, ए का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 छिक्के 96, तो 96 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। ये बोलता है द ग्राफ शोज नंबर ऑफ विजिटर लेडीज एंड जेंट्स इन 4 डिफरेंट म्यूजियम्स
नेमली 1 2 3 4, 4 म्यूजियम है, म्यूजियम 1 2 3 एंड 4। इसमें लेडीज एंड जेंट्स के विजिटर्स दे रहे हैं, कितनी लेडीज आई हुई है, कितने जेंट्स आए हैं। जो नीली लाइन है, ब्लू लाइन है, वो लेडीज को दर्शा रही है, और जो जेंट्स रेड लाइन है वो जेंट्स को दर्शा रही है। ये बताना है विच म्यूजियम हैड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विजिटर, मतलब कौन से म्यूजियम में सबसे ज्यादा विजिटर्स आए हैं। तो दो टोटल ऐड करके देख लो, तो ये आ गया 450, ये आ गया 500 कुछ, 565 के करीब, ये आ गया 380 और 57, ये भी 400 कुछ हुआ, 437, और ये भी 400 कुछ ही हुआ, 463 के आसपास। तो सबसे ज्यादा बी म्यूजियम नंबर 2 है, तो म्यूजियम नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, करो और आगे निकल जाओ, और कोई टाइम भी नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, सीधा सीधा हमें वैसे ही दिख रहा था कि इन दोनों में ज़्यादा विजिटर्स आए हुए हैं, 500 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 7 15। तो ए एंड बी का रेशियो दे रखा है हमें कितना, 7/15। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 8, एलसीएम दे रखा है 840। तो व्हाट इज दी बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो हमें बी प्लस ए और बी माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो बी प्लस ए क्या, ये बी है ये ए है, तो 15 + 7 हो गया, और बी माइनस ए 15 - 7, तो कितना आ गया 22/8, जिसको कि अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/4, तो 11/4, ये आंसर हो गया 11/4 बी एक्स। तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है एलसीएम का। ठीक है, वैसे ही कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ए बी की वैल्यू दे, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी प्लस और बी माइनस से पूछा है, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज दिस। देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ये कैपिटल है 1000, ये बढ़ के कितनी होगी 1200 होगी 2 साल में, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया 200 रुपये 2 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल का, तो 100 रुपीज़ हो गया। 100 रुपये अगर इंटरेस्ट है कितने पर, कैपिटल कितनी थी 1000, तो ये कितना परसेंट हुआ, ये सीधा सीधा 10% हो गया, 10%। थर्ड आंसर है इसका आंसर। ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, IBACIO के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ये बोलता है LCM एंड SCF ऑफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 3 and 8 एंड वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर वन। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक चीज याद रखना कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो भी नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो LCM दे रखा है 3, HCF दे रखा है 18। ठीक है, एक नंबर दे रखा है हमें 9, दूसरा नंबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो x क्या है 9 दूनी 18, तो x आ जाएगा 6 सीधा, ये आंसर है, इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो 5-5 सेकंड में 10-10 सेकंड में हो जाएंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ तो टाइम लगता है लग रहा है, वरना अगर करने जाओ तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी यहीं हो जाएगा, कटा हो गया, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इस पे याद रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस पर कंसेक्यूटिव नंबर्स बोल रहा है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 21, द हाईएस्ट नंबर विल, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, और उसमें हाईएस्ट नंबर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी किसी का एवरेज दे रखा हो और उनका डिफरेंस सेम हो, जैसे कॉन्जिक्यूटिव में तो इनका डिफरेंस 1 1 1 होगा सबका, या फिर 2 और भी हो सकता है जिसमें 2 2 का डिफरेंस हो, 3 3 का डिफरेंस, नंबर अगर सेम हो, तो जैसे 1 2 3 4 5, तो हमेशा जो एवरेज होता है ना वो मिडिल वन होता है, अगर इनका एवरेज अगर इनका डिफरेंस सेम है तो इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, तो इसका जो एवरेज है 21, ये 21 होगा, इससे अगला वाला क्या होगा 22, उससे अगला वाला 23, तो ये हाईएस्ट नंबर हो गया। इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, कोई टोटल वोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, क्या दे रखा है सीधा एवरेज, मिडिल वाला 21 हो गया, जो एवरेज दे रखा है उससे अगला एक ऐड करो, उससे अगला एक ऐड करो, 23 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, मैथ के क्वेश्चन सारे इजी थे, मैं देख चुका हूँ, तो सभी बहुत इजी क्वेश्चन थे, मतलब हर एक कोई उसे आराम से कर लेता। देखो ये क्वेश्चन आया, ये बोलता है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम गौर से देखें, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है, गौर से देखें तो 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, इससे अगला ये मल्टीप्लाई है, ये क्या होता है 1 - 1/3, ये होता है 2/3,
इससे अगला ये क्या होता है 3/4, इसी तरीके से सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 98/99 इंटू, और जो लास्ट वाला ये टर्म है ये आ जाएगा 99/100। ठीक है, ये सारे कट रहे हैं, देखो कट रहे हैं ना, ये 99 ये इससे कट रहा है, तो लास्ट में क्या बचेगा 1/100 बचेगा, और इसकी पावर है -0.5, -0.5। ठीक है, जब भी ये पावर माइनस होती है और उसको प्लस करने के लिए या साइन चेंज करने के लिए करते हो तो क्या होता है, बेस जो होता है वो उल्टा हो जाता है, तो ये बेस उल्टा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1/100 का 100 हो जाएगा, तो पावर जो है 0.5 हो जाएगी। 0.5 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, वर्गमूल 10, तो 10 आंसर है इसका। ये भी सिंपल था, अगर किसी ने ये दिमाग लगा लिया होगा कि इसको माइनस करके देख लो तो वो पैटर्न अपने आप ही समझ जाएगा, 1/2, 2/3, 3/4, तो अपने आप ही समझ जाएगा, तो लास्ट में 1/100 बचेगा, उसको सॉल्व किया 10 आ गया आंसर। ये 10वां क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन को ये बोलता है कि द टेबल शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ अ फर्म इन वेरियस मंथ्स, इन विच मंथ्स वाज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज मैक्सिमम। देखो ये क्या दे रखा है, सैलरी और एक्सपेंडिचर दे रखा है अलग अलग महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का। ठीक है, और हमें रेशियो पूछ रहा है वो सेविंग टू इनकम का, इनकम मतलब सैलरी। ठीक है, और सेविंग दे नहीं रखी, सेविंग कैसे निकलेगी, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर करके सेविंग निकलेगी, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर करके। तो इसका हाईएस्ट रेशियो निकालना है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं सेविंग निकालूं सबकी, फिर सेविंग टू सैलरी का रेशियो निकालूं और फिर देखो हाईएस्ट कौन सा है, पर ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे, देखो सेविंग हाईएस्ट किस मंथ में होगी, जिस मंथ में एक्सपेंडिचर कम होंगे, एक्सपेंडिचर रेशियो कम होगा, तो सीधा मैं एक्सपेंडिचर और सैलरी के रेशियो ना निकाल लूँ, जो भी रेशियो कम होगा वो मतलब सेविंग टू इनकम का रेशियो हाईएस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर मुझे सेविंग और इनकम का रेशियो निकालना है, हाईएस्ट रेशियो निकालना है, तो मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर का निकाल लेता हूँ। सॉरी, तो मैं एक्सपेंडिचर और सैलरी का निकाल लेता हूँ, एक्सपेंडिचर इनकम का। जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी यहाँ पर लोएस्ट होगा, वो ये वाला हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो अब लोएस्ट देखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका डिफरेंस देख लो, 1000 को तो हटा दो, सिर्फ इसका डिफरेंस देखो, ये 12 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 7 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 14 का डिफरेंस है। जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसका रेशो सबसे कम हुआ, तो यानी कि मई का रेशो सबसे कम हुआ। तो मई का कौन सा रेशो कम हुआ, एक्सपेंडिचर टू सैलरी का रेशो कम हुआ। हमें निकालना क्या है, सेविंग टू इनकम का, सेविंग टू सैलरी का, तो जो जिसमें एक्सपेंडिचर टू सैलरी सबसे कम है यानी कि सेविंग टू इनकम उसका रेशो सबसे ज्यादा होगा, तो मई इसका आंसर है। फिर से समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हमें निकालना है, एक तो इसको इनकम कर देता हूँ मैं, इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ये सैलरी नहीं है इनकम है। ठीक है, हमें निकालना है सेविंग टू इनकम, ये निकालना है, हाईएस्ट रेशियो निकालना है इसका, हाईएस्ट रेशियो। ठीक है, लेकिन सेविंग हमें दे नहीं रखी है, हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेविंग टू इनकम का ना निकाल के मैं एक्सपेंडिचर टू इनकम का निकाल लूंगा। ठीक है, इसका जो लोएस्ट होगा वही इसका हाईएस्ट होगा, एक्सपेंडिचर जब लोएस्ट होगा तभी तो सेविंग हाईएस्ट होगी, तो इसका जो लोएस्ट होगा वही एक्सपेंडिचर होगा। अब इसका लोएस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया, सिर्फ डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर निकाल दिया, हर में से अंश माइनस कर दिया, तो इसमें से माइनस किया, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया। जहां पर डिफरेंस ज्यादा है वही रेशो सबसे कम होगा, तो ये मई वाला रेशो सबसे कम है, तो जो रेशो सबसे कम था इनकम एक्सपेंडिचर के लिए वही सेविंग के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो मई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना निकाल के कि इसके अलग से सेविंग निकालो माइनस करके और फिर रेशो निकालो और फिर देखो कौन सा बड़ा है, डायरेक्ट निकाल लो एक्सपेंडिचर का, जो लोएस्ट रेशो होगा वही सेविंग के लिए हाईएस्ट रेशो होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में मेंशन करना, मैं फिर से एक नई वीडियो बना के इसी कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो बना दूंगा जिस पर आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 80 बोगीज, ईच बोगीज ट्रेन 15 मीटर लॉन्ग। एक पैसेंजर ट्रेन है उसमें 18 बोगीज है और हर एक बोगी की लंबाई जो है 15 मीटर है। द ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इन 15 सेकंड। ये वाली ट्रेन जो है वो एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है उसको 15 सेकंड में पार कर देती है।
ड्यू टू सम प्रॉब्लम दीज बोगीज वर 3 बोगीज वर डिटैच्ड, तो कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से उसमें से 3 बोगीज जो है वो कम हो जाती है, 18 से 15 बोगी रह जाती है। द ट्रेन नाउ क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इन हाउ मेनी सेकेंड, तो अब बता रहा है कि जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक पोल को कितनी सेकंड्स में पार कर देगी। तो हमें टाइम निकालना है। देखो टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, यानी कि टाइम का डिस्टेंस से सीधा सीधा रिलेशन है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। इसमें तो सेम ही ट्रेन है तो स्पीड तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में। तो टाइम अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो टाइम भी उसी रेशो में कम हो जाएगा। हमें पता था अभी कितनी प्रेजेंटली कितनी बोगीज है 18, लेकिन इसमें से कम होगी 3 बोगी, तो अब कितनी बोगी होगी 15, तो टाइम भी इतनी ही रेशो में कम हो जाएगा। तो पहले कितना लगता था 15 सेकेंड, तो अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो आएगा ये हमारा न्यू टाइम आ गया। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 3 6 18, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25/2 कितना आ गया 12.5 सेकेंड आ गई। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले इतना बोगीज थी, अब कितनी बोगीज है उसी रेशो में हमारा टाइम भी कम हो जाएगा। 15 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, 12.5 सेकेंड आ गया। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते कि पहले स्पीड निकालो फिर डिस्टेंस निकालो फिर बोगीज का डिस्टेंस निकालो तो टाइम लगता, डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें रिलेशन देखे कि टाइम एंड डिस्टेंस पे अगर स्पीड सेम रहे तो टाइम एंड डिस्टेंस में सीधा सीधा रिलेशन होता है। जिस प्रोपोर्शन में डिस्टेंस कम हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में टाइम भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज दिस कैलकुलेट। ये देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये IBACIO एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर में, पर मुझे लगता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो अब की बार शायद इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। थोड़ा सा तो लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर देखो इजी क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें लॉस होता है उन लोगों का जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो वो कैंडिडेट भी कर देगा जो ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो उसके भी 20 में से 20 आ जाएंगे। तो जो ज़्यादा पढ़ रहा है ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसका तो फायदा ही नहीं होगा कुछ। तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा टफ ही आने चाहिए। मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ पेपर हमेशा टफ बनना चाहिए। चलो देखते हैं। ये बोलता है कि ये मार्क्स दे रखे और इसका एवरेज निकालना, तो इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, 120 और ये 50, 170 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 34। ये आंसर है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो भी टाइम दे रखा है उनका एलसीएम लगा के मान लो कि उतनी बॉल्स बनानी है, उसको टाइम को डिफाइन कर लिया आपने। तो पहले मैं काम वही करता हूँ, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है और ये 2 डेज मुझे दिख रहे हैं। तो इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा 5 से 15 दूनी 30, ये इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इतनी बॉल बनाने का काम है। अब देखो अरुण एंड विजय ये 3 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितनी बॉल बना, 3 दिन में 30 दिन बॉल बना रहे हैं, 30 दिन हमने डिफाइन कर लिया, तो एक दिन में 10 बॉल बना रहे होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विनय और चंदन की, ये दोनों 5 दिन में 30 बॉलें बना रहे हैं, तो एक दिन में 6 बॉल बना रहे होंगे। ईजी है यहाँ तक। अब बात करते हैं अरुण विजय और चंदन, मतलब तीनों को मिला के ABC, ये तीनों मिला के 2 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि 30 बॉलें 2 दिन बना रहे हैं, तो एक बॉल 15 दिन में बना रहे होंगे। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब बताना हमें अरुण और चंदन दोनों मिलके कितने दिन में बॉल बना देंगे। देखो अरुण और चंदन, पहले अरुण का निकाल लेते हैं। देखो ये विनय चंदन अरुण अरुण विनय और चंदन तीनों मिलके 15 बॉलें बना रहे थे, और ये विनय और चंदन दो मिलके 6 बॉलें बनाएंगे, तो अरुण कितनी बनाएगा, अरुण बनाएगा 15 में 6 9 बॉल बना रहा होगा। ठीक है, चंदन की बात करें, अरुण विनय और चंदन ABC तीन मिलके 15 बॉलें बना रहे थे एक दिन में, अरुण और विनय एक दिन में मिलके 10 बॉलें बना रहे थे, तो चंदन कितनी बनाएगा 5 बॉल बनाएगा, 15 - 10 5 बॉल बना रहे हो। तो अगर A+C की बात करें, यानी कि दोनों मिलके कितनी बॉल बनाएंगे 14 बॉलें बनाएंगे एक दिन में। और बॉल बनानी कितनी है 30, तो 30/14 हमारा टोटल टाइम आ गया। इसको काट दो तो ये आ गया 15/7, इतना आ गया 15/7 डेज। 15/7 डेज लगेंगे अरुण और चंदन को बॉल बनाने में। देखो अगर टाइम एक बार डिफाइन कर देते ना तो सारी चीज़ें करना फिर वो ईजी हो जाता है, फिर उतना समय लगता है उसमें, समझने में भी टाइम नहीं लगता और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। ये बोलता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, उसकी साइड्स पैरेलल साइड जो होती है, ये पैरेलल साइड होती है, एक बार मैं बता के दिखाया था आपको, ये पैरेलल साइड होती है। तो ये 3 और 2 का रेशियो है, तो ये 3x मान लो, ये 2x मान लो, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 15 सेंटीमीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 15 सेंटीमीटर है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1350, इनका एरिया दे रखा है 1350, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। इनके डिफरेंस बताना है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, देखो 3x माइनस 2x, यानी कि x निकालना है हमें सीधा सीधा, 3x माइनस 2x x ही हो गया। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो डिफरेंस अपने आप निकल गया। अब देखो एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 3x प्लस 2x, ये सम ऑफ इनटू हाइट, हाइट यानी कि ये 15, ये होता है एरिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको एरिया के 1350 इसके इक्वल रख लूंगा, तो ये कितना हो गया, ये 5x हो गया 1350, और ये 15, इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा और इस 15 को नीचे ले आऊंगा, और इस 5 को भी मैं नीचे ले आता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 निम्न 135 जीरो, और ये करा 18, तो x की वैल्यू आ गई 18 दूनी 36, सीधा x की वैल्यू आ गई 36 डिफरेंस, क्योंकि x ही निकालना था, x डिफरेंस था हमारा, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। 36 जो है वो डिफरेंस होगा इन पैरेलल साइड्स की, इन पैरेलल साइड्स की लेंथ का डिफरेंस जो होगा 36 होगा। अगर इनकी कुछ साइड पूछ रखी होती तो फिर हमें ऐसे x से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो भी आ जाता। 36 इंटू 2 करते तो शॉर्ट वाली साइड आ जाती, और 36 इंटू 3 कर देते तो ये लंबी वाली साइड आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये भी कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा ही क्वेश्चन है ये भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिलहाल जो आए हुए वही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है एक नंबर दे रखा है, इसमें एक डिजिट गायब कर दिया इन्होंने, 659, ये गायब कर दिया 21, यही है ना, 8765921। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 11। मतलब इसमें ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर डालेंगे जिससे ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता ही हमें, ऑल्टरनेट डिजिट पर हम देख लेते हैं, उनका सम करके और फिर डिफरेंस देख लेते हैं। अगर वो 11 से डिविजिबल है या फिर 0 है, तो फिर वो टोटल नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, ये तो ये 25 नंबर आ गया। दूसरा आता है 7 और 5 12, 12 और ये हमें पता नहीं है, और एक ये 13, एक ये 13, इसमें ये वाला भी हमने इंक्लूड नहीं किया। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो आएगा 12। तो ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जो ये 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए। देखो 0 रखने के लिए तो मुझे यहाँ 12 रखना पड़ेगा, वो मैं रख नहीं सकता क्योंकि एक ही डिजिट रखना है। तो मैं इसे 11 बना सकता हूँ। 11 कब बनेगा, जब यहाँ पर एक और कम कर दूंगा, तो एक नंबर इसमें आ जाएगा। जब इसमें एक और कम कर दूंगा तो डिफरेंस ही 11 हो जाएगा, तो फिर ये टोटल नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो लीस्ट नंबर क्या हो गया, एक, ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब a boat goes 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होती है ना, डाउन स्ट्रीम के केस में टोटल स्ट्रीम होती है वो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का ऐड होता है, ठीक है। और अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का केस दे रखा है, तो जब स्पीड निकलेगा तो उसमें बोट की स्पीड भी होगी और स्ट्रीम की स्पीड भी होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये कह रहा है 20 किलोमीटर 30 मिनट में चलता है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर टोटल स्पीड। और स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर, यानी कि इसमें 10 इंक्लूड है, तो 10 माइनस कर दो, तो 30 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड होगी, बोट की स्पीड होगी, है ना। शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, सीधा सीधा हमने क्या करा, दिमाग ही लगाया बस। 20 किलोमीटर 30 मिनट में चलता है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा, स्पीड आ गई टोटल स्पीड, जिसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी शामिल है 10 किलोमीटर, 10 इसमें से माइनस कर दो, स्ट्रीम का स्पीड इसमें माइनस कर दो, तो 30 किलोमीटर आंसर आ गया हमारा। 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5%। देखो जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो हमें डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2
माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 ओवर 100, ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 15 + 5 माइनस 15 इंटू 5/100, ठीक है। तो ये आ गया 20, 15 पंजे 75, ये 0.75 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया तो 19.25%। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 25% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है कि अगर 100 में से किसी नंबर का 25% मतलब 0.25, नंबर का 0.25 निकालता हूँ तो वो नंबर ही बचता है। ये क्वेश्चन बन गई। तो ये क्या हो गया 1.25 n, और n क्या हो गया 100 ओवर 1.25, हटाया 2 जीरो बढ़ाई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटा 5 8 40, तो n = 80, ये आंसर है। वैसे भी देखोगे तो देखो, अगर मैं इसका 25% निकालूं कितना 20, और 20 को 100 में से माइनस करूंगा तो 80 आ जाएगा वापस। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, बाकी किससे होएगा ही नहीं। 75 का 20% कुछ और ही होता है, उसमें माइनस करेंगे 75 नहीं आएगा, इसमें से भी नहीं आएगा, ये तो 100 ही है, तो ये तो होएगा ही नहीं ऑप्शन में, है ना। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। इसका 25% 20, जब 20 में से 100 में से माइनस करूंगा तो 80 वापस आ जाएगा लौट के, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इस तरीके से ऑप्शंस की हेल्प लेके भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है ये कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 42। अच्छा, एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन दी एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 42 ज्यादा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर? लार्जर नंबर की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम मान लेते हैं जो नंबर है वो 3x एंड 5x है, ठीक है। अब देखो इनका एचसीएफ क्या होगा, इसका अगर मैं इसकी बात करूँ एचसीएफ x होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो x ही है ना इन दोनों में, तो एचसीएफ x हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसने बोला है कि 42 ज्यादा है एचसीएफ से, तो x + 42, ये इसका एलसीएम हो गया। अब मैं वो फॉर्मूला लगाया था जो मैंने बताया था, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये होता है। तो एलसीएम कितना है x + 42 इंटू एचसीएफ कितना है x, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा 3x इंटू 5x, है ना। तो एक x से एक x कट गया, क्या बचा x + 42, ये आ गया 15x, x इधर जाके 14x हो जाएगा, ये 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 42 ओवर 14 यानी कि 3। तो बड़ा नंबर ये है, तो 3 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आएगा 15, तो ये 15 आंसर है। और छोटा नंबर आएगा 3 इंटू 3 9, अगर छोटा पूछा होता तो 9 आंसर होता, बड़ा पूछा इसलिए आंसर 15 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ये हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम करे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीडिंग। इसमें ये जो बार ग्राफ दे रखे हैं 5 रीडिंग है, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4, रीडिंग 5। तो हर एक रीडिंग में 2 तरीके की रीडिंग है, एक थ्योरेटिकल रीडिंग है, एक प्रैक्टिकल रीडिंग है। तो जो नीली वाली ये थ्योरेटिकल रीडिंग है, और जो लाल वाली ये प्रैक्टिकल रीडिंग है। अब बोलता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन रीडिंग 2 and 5 when calculated theoretically to the difference obtained in reading 1 and 3 when reading were taken practically। देखो क्वेश्चन समझने की जरूरत है इसमें। ये कह रहा है 2 चीजों में डिफरेंस निकालना है, 2 रीडिंग्स के डिफरेंस का रेशियो निकालना है। कौन कौन से, 2 और 5 की रीडिंग, इनका डिफरेंस 2 और 5 ये, 2 ये और 5 ये। लेकिन ये किस वाली का, ये थ्योरेटिकल वाली का। तो थ्योरेटिकल कौन सी है, जो नीली वाली है। तो अगर इनका डिफरेंस निकालो तो ये 127 है, ये 132 है, तो 132 माइनस 127, तो ये हो गया 5, इनका डिफरेंस आ गया 5, पहला डिफरेंस निकल गया। दूसरा डिफरेंस कह रहा है 1 और 3 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन दे वर टेकन प्रैक्टिकली, यानी कि लाल वाली का। तो 1 and 3, ये 124 है 0.5 है, ये 126.5 है प्रैक्टिकल लाल वाली। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, इनका डिफरेंस 2 आ गया। तो इनका रेशियो निकालना है, तो 5 पहले का, तो 2 दूसरे का, तो 5:2, ये आंसर है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ना कैलकुलेशन थी, बस क्वेश्चन समझने की जरूरत थी। जिसने क्वेश्चन पढ़ के सही से समझ लिया वो आंसर इसका कर देगा चुटकियों में। तो ये 20वां क्वेश्चन था। इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस के भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं इसी चैनल पे, तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।